मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हमने एप्लीकेशंस ऑफ केमिस्ट्री के बारे में पढ़ लिया था। आज की क्लास में एक नया टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है मैटर। मैटर क्या है, उसको डिफाइन कैसे किया गया है, इसके लिए हमें पहले सराउंडिंग की तरफ देखना होगा। अगर हम अपने चारों तरफ के सराउंडिंग में देखते हैं तो हम पाते हैं कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट कोई ना कुछ मास रखता है और जिस प्लेस पे वो रखा होता है उस प्लेस में स्पेस को ऑक्युपाई कर रखा होता है और उसके प्रेजेंस की फीलिंग हमें आती है। तो ये इसी के बेसिस पे मैटर को डिफाइन किया गया है। तो मैटर की डेफिनेशन क्या होगी वो हम जानते हैं। क्या है डेफिनेशन? एनीथिंग which has mass occupy space and can be felt by our sense organs। कोई भी चीज जिसकी खुद की मास होती है, स्पेस को ऑक्युपाई करता हो और वो हमारे सेंस ऑर्गन के जरिए फील किया जा सकता हो, वह क्या कहलाता है? मैटर कहलाता है। ठीक है, अब बात आती है कि मैटर का नेचर क्या है। व्हाट इज द नेचर ऑफ मैटर? नेचर ऑफ मैटर। तो मैटर के नेचर की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो हम मतलब नेचर ऑफ मैटर का मतलब क्या है कि उसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, मतलब कि उसका कंपोजिशन क्या है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, मतलब मैटर की जो कंपोजिशन है वो टिनी पार्टिकल्स है। मतलब मैटर को डिवाइड किया जा सकता है छोटे टुकड़ों में। ठीक है, तो मैटर का जो कंपोजिशन है दे आर मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स है ना, दे आर मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स। अब इसका एविडेंस अगर हमें देना है, इसके लिए क्या देना पड़ेगा? हमें कोई ना कोई एविडेंस देना होगा और एविडेंस देने के लिए हम क्या प्रोसेस यूज करते हैं? डिफ्यूजन प्रोसेस यूज करते हैं। डिफ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ सब्सटेंसेस। क्या है? इंटरमिक्सिंग ऑफ सब्सटेंसेस। इंटरमिक्सिंग ऑफ सब्सटेंसेस मतलब कि डिफ्यूजन एक ऐसी प्रोसेस है जो कि इंटरमिक्स करती है कोई दो सब्सटेंसेस को। और उसके एग्जांपल्स अगर हम लेते हैं तो वो एग्जांपल सबसे पहला जो है वो हो सकता है सॉलिड टू लिक्विड, मतलब कि सॉलिड लिक्विड में डिसॉल्व करें। अगर सॉलिड का हम एग्जांपल लेते हैं तो शुगर हो जाएगा, और लिक्विड का एग्जांपल लेते हैं तो क्या हो जाएगा? वाटर हो जाएगा। अब इन दोनों को अगर हम मिक्स करते हैं करते हैं तो ये पूरी तरह से एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। क्यों मिक्स हो जाते हैं? क्योंकि इनके ये पहले क्या थे? मैटर थे। अब क्या हुए? अब ये छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए और छोटे छोटे जब कई सारे छोटे छोटे टुकड़े होते हैं तो सभी एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। अभी सपोज कर लीजिए एक वॉल है, वॉल बनी किससे होती है? ब्रिक्स से बनी होती है, सीमेंट होते हैं, सैंड होते हैं। अगर हम उससे बाहर जाना चाहते हैं, वॉल से बाहर जाना चाहते हैं तो हमें करना क्या होगा? पहले उसके पार्टिकल्स को अलग अलग करना होगा, फिर हम उसमें एंट्री पाएंगे। तो वही कंडीशन यहाँ पे भी है कि सॉलिड को अगर हम लिक्विड में डिसॉल्व करना चाहते हैं तो उसके पार्टिकल्स छोटे छोटे टुकड़ों में बंटने चाहिए, तभी वो क्या होगा? मिक्स किया जा सकता है। तो ये कंडीशन है पहली कि सॉलिड टू लिक्विड एक एग्जांपल हो गया। दूसरा डिफ्यूजन का एग्जांपल है लिक्विड टू लिक्विड को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं। जैसे अगर हमने लेमन जूस ले लिया, लेमन जूस एंड वाटर, ऐसे ही हमने तीसरा एग्जांपल ले लिया गैस टू गैस। सपोज कर लीजिए फर्स्ट गैस क्या है? डार्क ब्राउन कलर का है और सेकंड गैस क्या है? वो लाइट ब्राउन कलर का है। अब ये जब दोनों मिक्स होंगे आपस में तब क्या होगा? तब क्या ऑब्जर्वेशन होगी बेटा? ऑब्जर्वेशन ये होगी कि जो नया सॉल्यूशन बनेगा वो डार्क ना होकर के क्या होगा? लाइट कलर का सॉल्यूशन हो जाएगा। क्यों हुआ?
क्योंकि पार्टिकल्स छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ते चले गए। अगर किसी चीज से कुछ कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस की मात्रा घटाते चलते हैं तो उसका स्वाद घटता चला जाता है ना, वैसे ही यहाँ पे भी होता है कि उसकी मात्रा क्या होती है, घटती चली जाती है। मतलब कि वो कई जगह वो पूरे सॉल्यूशन में फैल जाते हैं टुकड़ों में बट करके, इसलिए उसका सॉल्यूशन का कलर क्या हो जाता है, लाइट कलर का सॉल्यूशन हो जाता है। तो ये है नेचर ऑफ मैटर पार्टिकल्स की बात। अब बात आती है एक और बात इसी समय राइज हो जाती है कि हमने कहा छोटे छोटे पार्टिकल्स किस से मिलकर बने होते हैं मैटर, लेकिन एक्चुअल कंडीशन में अगर हम क्वेश्चन ये राइज करते कि कितने छोटे पार्टिकल्स हो सकते हैं, ये भी क्वेश्चन राइज हो सकता है। तो पार्टिकल्स की जो साइज होती है बेटा वो अबाउट 10⁻⁹ मीटर या 1 नैनोमीटर उसको कह सकते हो, ये साइज होती है। और ये इतने छोटे होते हैं कि इनको हम अपने नेट डाई से नहीं देख सकते, है ना। तो अगर हम साइज की बात करें तो साइज क्या है बेटा, साइज क्या हो सकता है, 10⁻⁹ मीटर, 10⁻⁹ मीटर हो सकता है या 1 नैनोमीटर हो सकता है। और ये इतनी छोटी साइज है कि हम इसको हम नेट डाई से नहीं देख सकते। ठीक है, कंडीशन समझ में आ गई होगी आई थिंक। अब इसके बाद आप बात करते हैं कि जैसे मैटर पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है तो मैटर के कुछ नेचर थे, तो वैसे ही पार्टिकल्स के भी कुछ नेचर होनी चाहिए, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। तो अब उन कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो क्या क्या पॉइंट बन सकते हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि उसके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होता है। हम क्या बात कर रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर पार्टिकल्स। तो पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा, स्पेस बिटवीन देम, मतलब कि उनके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होता है। अब इसको अगर हमें वेटेंस देना हो तो हम कैसे दे सकते हैं, जब हमने चीनी को पानी में डिजोल्व किया तब हमने क्या पाया, कि वो पूरी तरह से एक दूसरे में डिजोल्व हो गया। और डिजोल्व होने के लिए कंडीशन क्या चाहिए, स्पेस होना जरूरी है। कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट किसी दूसरे प्लेस पर तभी एंट्री पा सकता है जब उस प्लेस पे कोई ना कोई स्पेस हो। अब जब स्पेस नहीं होगा तो डिजोल्व कैसे होगा, तो वही कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होता है कि उन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में क्या होना चाहिए, वो ऑब्जेक्ट के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है। ठीक है, दूसरी कंडीशन आपकी है कि कॉन्टिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, मूवमेंट की बात है, मूवमेंट की बात है ना। तो मूवमेंट की अगर बात करते हैं हम, तो मूवमेंट में पार्टिकल्स क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव करते हैं। इसका एग्जांपल अगर देना हो तो हम क्या करेंगे, अगर हमने रूम के किसी एक कॉर्नर पर परफ्यूम को स्प्रे कर दिया तो वो होता क्या है कि सेकंड कॉर्नर पर भी उसकी स्मेल ऑब्जर्व की जाती है। कैसे हो सकता है, ये तभी हो सकता है जब पार्टिकल्स इस प्लेस से दूसरी प्लेस पर मूव किए हो। तो इस अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि पार्टिकल्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव कर सकते हैं। ठीक है, अब तीसरी कंडीशन बात कर रहे हैं अट्रैक्शन फोर्स की। अट्रैक्शन फोर्स दे हैव सम अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन देम, पार्टिकल्स के बीच में कुछ ना कुछ अट्रैक्शन फोर्स प्रेजेंट होता है, ये बोला। तो कैसे होता है प्रेजेंट, इसको भी एग्जांपल देना होगा। अगर हम सपोज कर लीजिए आयरन नेल ले लेते हैं या आयरन की स्ट्रिप ले लेते हैं, अगर हम उसको क्या करते हैं, कंप्रेस करना चाहें या स्ट्रेच करना चाहें तो वो आसानी से स्ट्रेच या कंप्रेस नहीं होता, क्योंकि अगर इसी की केस में रबर बैंड ले लेते हैं तो आसानी से स्ट्रेच भी हो जाता है, कंप्रेस भी हो जाता है। तो इसका मतलब है, और एक और डेली लाइफ में हम एग्जांपल लेते हैं, अगर हम कई सारे दोस्त एक दूसरे के साथ फुल्ली पैक्ड हैं तो अगर हमें कोई हटाना चाहे तो हटा नहीं सकता। क्यों नहीं हटा सकता, क्योंकि हम एक दूसरे के साथ पूरी तरह क्लोजली पैक्ड हैं। और क्लोजली पैक्ड कब होते हैं, जब हमारे एक दूसरे में अट्रैक्शन फोर्स होता है, हम एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तभी ऐसा कंडीशन होता है। और जब हम अट्रैक्ट ही ना हो तब ऐसी कंडीशन नहीं आएगी, है ना।
तो वही कंडीशन यहाँ पे भी है कि पार्टिकल्स के बीच में जब अट्रैक्शन फोर्स होता है तब वो क्या करते हैं, इतनी क्लोजली पैक्ड होते हैं कि उनको हटाना पॉसिबल नहीं होता। तो उस अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं मोर अट्रैक्शन फोर्स होगा तो मोर स्ट्रेंथ की क्या होगी, ज्यादा होगी। जितना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्ट्रेंथ होगा। ठीक है, आई थिंक यहां तक समझ में आ गया होगा। अब बात आती है, अब नई बात जो है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर के क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टेट्स। मतलब कि इसको इस तरह से भी कह सकते हो, स्टेट्स ऑफ मैटर की बात आती है। तो अगर हम बात करें स्टेट्स ऑफ मैटर, हमने जो 3 प्रॉपर्टीज ये पढ़ी, ये हमारी जो 3 प्रॉपर्टीज हैं, इन्हीं 3 प्रॉपर्टीज के बेसिस पे देयर आर मेनली 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये बोला गया है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और इनमें ये सभी ये स्टेट क्यों आते हैं, इनमें जब इनमें वेरिएशन होने लगे, तब देयर आर ओनली 3 डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में हमें डिटेल में स्टडी कराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 9th क्लास में आपने पढ़ रखा है। अब बात आती है व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। नॉर्मल क्लासिफिकेशन क्या है, नॉर्मली कैसे क्लासिफाई किया जाता है, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो उसको सबसे पहले जो क्लासिफाई किया गया है वो 2 ही टाइप में क्लासिफाई किया गया है, वो है प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स में क्लासिफाई किया गया है। तो क्या है बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मैटर को क्लासिफाई किया गया है केवल 2 टाइप में। पहला जो है वो है प्योर सब्सटेंसेस और दूसरा है मिक्सचर्स। ठीक है, प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्योर सब्सटेंसेस की बात कर लेते हैं। तो प्योर सब्सटेंसेस का मतलब क्या होता है, प्योर कब होता है, प्योरिटी कब होती है, जब कोई एक ही मटेरियल उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, कोई एक मटेरियल, कोई दूसरा नहीं होना चाहिए, तभी तो कहते हैं कि प्योर है। जैसे प्योर मिल्क होता है, तो प्योर मिल्क का मतलब मिल्क ही है, पानी नहीं मिलाया गया है। ठीक है, तो वो प्योर होता है। ऐसे अगर हम कहें वाटर, प्योर वाटर है, तो प्योर वाटर में कोई इंप्योरिटीज नहीं मिली, तभी उसको प्योर वाटर कहते हैं। तो वैसे ही प्योर सब्सटेंसेस की बात करें तो प्योर सब्सटेंसेस आर दो सब्सटेंसेस इन विच देयर इज ओनली सिंगल टाइप ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट, जिसमें केवल एक सिंगल टाइप ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट है, मतलब कोई दूसरी चीज नहीं है। वाटर है तो वाटर है, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन है, और कह सकते हैं ग्लूकोज है तो ग्लूकोज है, केवल एक ही चीज प्रेजेंट है, दूसरा कोई नहीं प्रेजेंट है। तो ऐसे सॉल्यूशंस को कहते हैं प्योर सब्सटेंसेज कहते हैं। ऐसे ऑब्जेक्ट्स को, ऐसे सब्सटेंसेज को क्या कहते हैं, प्योर सब्सटेंसेज कहते हैं। तो अगर हम इनको भी क्लासिफाई करें तो यहाँ पे क्या हो जाता है, सिंगल टाइप ऑफ मटेरियल अगर प्रेजेंट है तो वो क्या कहलाता है, प्योर सब्सटेंसेज कहलाते हैं। और प्योर सब्सटेंसेज की अगर कंडीशन देते हैं, प्योर सब्सटेंसेज को अगर हम डिवाइड करें, मिक्सचर की बात बाद में कर लेंगे हम, तो मिक्सचर को भी थोड़ा सा हटा देते हैं। तो प्योर सब्सटेंसेज को क्लासिफाई किया गया है, 2 टाइप में क्लासिफाई किया गया है। पहला है जो एलिमेंट है और दूसरा है कंपाउंड। एलिमेंट है और दूसरा क्या है, कंपाउंड है। अब एलिमेंट की अगर हम डेफिनेशन देना चाहें तो वो कहलाता है द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, या किसी भी ऐसे कह सकते हैं सिंपलेस्ट सब्सटेंस ऑफ एनी मैटर विच कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। मतलब कि किसी भी मैटर का सिंपलेस्ट पार्टिकल की बात कर लेते हैं। सिंपलेस्ट पार्टिकल होता है जो कि ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ऐसे को क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। अब एलिमेंट को भी क्लासिफाई किया गया है बेटा, एक तो है क्या, मेटल, दूसरा है नॉन मेटल, और तीसरा है क्या, तीसरा है मेटेलॉइड। अब देखो बेटा, ये जो क्लासिफिकेशन दिया है एलिमेंट का, जो क्लासिफिकेशन दिया था, ये लेवोसियर नाम के साइंटिस्ट ने इस तरह की क्लासिफिकेशन दी थी और उन्होंने बताया था कि क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं। तो
तो मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड में क्लासिफाई किया गया है। आई नो दैट यू नो द ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। इसको क्लासिफाई करने की हमें कोई ज्यादा डिटेल स्टडी में नहीं बताना है, क्योंकि हमारा जो कोर्स है 11th क्लास का जो कोर्स है वो बहुत ज्यादा लेंथी है, तो उसको कंप्लीट कराने के लिए जो आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ रखा है उनको नहीं पढ़ाना है, ठीक है। तो ये हो गया मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड की। दूसरा कंडीशन है कंपाउंड की, बात कर लेते हैं। तो कंपाउंड जो होता है बेटा, वो कंपाउंड का जो डिफिनेशन दिया जाता है, कंपाउंड आर द प्योर सब्सटेंसेस व्हिच कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम वन और मोर एलिमेंट इन फिक्स्ड रेशियो या वन और मोर एटम्स इन फिक्स्ड रेशियो। अगर सपोज कर लीजिए कि कोई दो एलिमेंट है या कोई दो एटम है, उनको फिक्स्ड रेशियो में एक दूसरे के साथ कंबाइन कराया गया है और उससे जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है कंपाउंड कहलाता है। जैसे सपोज कर लीजिए हमारे पास था सी, कार्बन एक है, दूसरा ऑक्सीजन, ठीक है, और इससे बन गया ये CO2 बन गया। तो ये जो है कंपाउंड है और मिलके बना किससे है, कार्बन एंड ऑक्सीजन, या फिक्स्ड रेशियो है, ठीक है। कंपाउंड की मास के बेसिस पे फिक्स्ड रेशियो में, जैसे वाटर हो गया कंपाउंड हो गया, H2O2 हो गया, ये सभी क्या है, ये सभी कंपाउंड है। और कंपाउंड की भी बहुत ज्यादा डिटेल स्टडी नहीं करनी है, क्योंकि आप जानते हो कि कंपाउंड की पूरी डिफिनीशन और जो एग्जांपल्स हैं वो आपको पता है, आपने थोड़ा बहुत 9th क्लास में पढ़ा है। और जो कुछ बचा था, जैसे अगर हम ग्लूकोज का एग्जांपल ले लेते हैं, ग्लूकोज C6H12O6 या कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाले चैप्टर में आपने इसको अच्छे से पढ़ रखा है, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं कंपाउंड की जो क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, जो इम्पोर्टेंट है, कंपाउंड को क्लासिफाई किया गया है। एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, और इधर क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में क्लासिफाई किया गया है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जिनमें इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, और ऑर्गेनिक कंडीशन मैंने पहले भी बताई है कि हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन से मिलकर बने कंपाउंड को क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और उसके जो डेरिवेटिव्स होते हैं ये दोनों मिलाकर के क्या कहलाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। जैसे ग्लूकोज हो गया, इसमें C6H12O6 ग्लूकोज हो गया, कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है। या अगर हम ले लेते हैं C2H5OH इथेनॉल ले लेते हैं, ये सभी क्या है, ये सभी हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और इधर इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इधर क्या है बेटा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड की एग्जांपल अगर हम देते हैं तो वो है SO2, CO2, ऐसे NH3, ये सभी क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो स्टडी की जाती है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में की जाती है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी किसमें की जाती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में की जाती है। जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप्स मिलेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ पीरियड्स मिलेंगे, उसमें इनकी डिस्कस की जाएगी। इनके H2SO4 हो गया, HCl हो गया, ये सभी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है। तो आई थिंक प्योर सब्सटेंस समझ में आ गया है। तो अब दूसरा स्टार्ट करते हैं, वो क्या है, वो है आपका मिक्सचर। मिक्सचर का क्या मतलब है, जब दो, मिक्सचर का मतलब क्या है, जब दो या दो से अधिक प्योर सब्सटेंसेस को आपस में मिक्स कर दिया जाए तो वो क्या कहलाता है, मिक्सचर कहलाता है। दो या दो से अधिक प्योर सब्सटेंसेस को आपस में मिक्स कर दिया जाए तो वो क्या कहलाता है, मिक्सचर। मिक्सचर की अगर हम डेफिनेशन दें, मिक्सचर की डेफिनेशन देते हैं तो वो है कंपोजिशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस कैसे होने चाहिए बेटा, प्योर। सब्सटेंसेस कैसे होने चाहिए बेटा, प्योर होने चाहिए। दो या दो से अधिक प्योर सब्सटेंसेस को मिलाने से बनने वाला कंपाउंड क्या कहलाता है, मिक्सचर कहलाता है, ठीक है। अब बात आती है कि मिक्सचर के भी दो टाइप होते हैं। एक तो होता है होमोजेनस मिक्सचर और दूसरा होता है हेटेरोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर और दूसरा होता है हेटेरोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर का को कहते हैं जो कंपोजिशन होता है वो यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसे,
एक जैसे मतलब एक दूसरे में घुलने वाले, पूरी तरह से डिसॉल्व होने वाले। और हेटेरोजेनस होता है नॉन यूनिफॉर्म होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है। अब देखो बेटा होमोजेनस का होमो मतलब एक जैसे, जैसे सपोज कर लीजिए दो चीजों को आपस में मिक्स किया गया तो वो पूरी तरह से एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाएं, ऐसा पता ही ना चले कि हमने क्या क्या मिक्स किया, ऐसे कंडीशन को कहते हैं होमोजेनस मिक्सचर कहते हैं। हेटेरोजेनस मिक्सचर जैसे ऑयल और वाटर को हमने डिसॉल्व किया, पूरी तरह से घुलते नहीं है। सॉल्ट एंड वाटर है तो वो होमोजेनस एग्जांपल है, सैंड और वाटर है हेटेरोजेनस का एग्जांपल है। तो मतलब कि जो पूरी तरह से एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाए वो क्या कहलाता है, वो होमोजेनस कहलाता है, यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाए एक दूसरे में। और हेटेरोजेनस मिक्सचर जिसमें यूनिफॉर्मली स्प्रेडिंग नहीं होती वो क्या कहलाते हैं, हेटेरोजेनस मिक्सचर कहलाते हैं। अब इनको एग्जांपल अगर देते हैं तो इसका एग्जांपल एक सिंगल सा है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन किसी का भी हो सकता है, लेमन जूस सॉल्यूशन हो सकता है, सॉल्ट एंड वाटर सॉल्यूशन हो सकता है, शुगर एंड वाटर सॉल्यूशन होता है, ग्लूकोज एंड वाटर हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है, अल्कोहल एंड वाटर सॉल्यूशन हो सकता है। इधर जो कंडीशन है हेटेरोजेनस मिक्सचर, हेटेरोजेनस मिक्सचर का कई सारे दो मेन और टाइप बोले गए, एक तो है सस्पेंशन, एक तो है सस्पेंशन और दूसरा है कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन। तो सस्पेंशन की अगर हम बात करते हैं बेटा तो सस्पेंशन जो है, सस्पेंशन में जो एग्जांपल है वो हो सकता है सैंड एंड वाटर, सैंड एंड वाटर। कोलाइडल सॉल्यूशन का जो एग्जांपल अगर हमें देना हो तो कोलाइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल क्या हो सकता है बेटा, वो हो सकता है मिल्क, इसके बारे में आपने पढ़ रखा है। तो आज की क्लास में मैटर का जो क्लासिफिकेशन था और वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम लॉ ऑफ केमिकल रिएक्शंस या लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के बारे में हम पढ़ेंगे, तो उस क्लास को भी अटेंड करना नहीं भूलिएगा।